Hello, good evening, everyone. Good evening, good evening. Yeah, thank you so much. थैंक यू. नो छुट्टी बेटा. छुट्टी लेनी होती तो मैं क्लास कैंसिल ही करा देती. मैं आगरा से आई हूँ बेटा अभी 4 बजे. ठीक है. और उसके बाद आकर के मैं तो सिर्फ सो गई हूँ कि क्लास से नहीं थोड़ा एनर्जी रहे. है ना. सोकर उठी हूँ भाई, क्यों नहीं उठूंगी. आगरा गए थे कल हम. हमारे लास्ट ईयर जो है बच्चे एसएनएमसी आगरा तक पहुंचे हैं. हम उनसे मिलने के लिए गए थे. मनीष और रेशमा खातून. तो उनसे मिलकर के आपके लिए कुछ मैसेज लेकर के आए हैं. क्या उन्होंने आपके लिए अपने छोटे भाई बहनों के लिए मैसेज भेजा है वो लेकर के आए हैं हम. ठीक है. आगरे का पेठा लेकर के आए हैं हम. बहुत बहुत एक्टिव हो गया था यार. कल हम निकले हैं यहाँ से. 3 साढ़े 3 घंटे ड्राइव किया, फिर वहाँ रुके रुके भी क्या, जाते ही तो फिर बच्चों से मिलने चले गए. उनसे मिलते मिलते बाहर खाते पीते हम लोगों को लेट हो गया. फिर आके सो गए. फिर सुबह उठ के फिर वही सेम. अभी हम घर पे. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने नो प्यार तो बहुत ज़्यादा दिया है. और वही प्यार है बेटा कि इस साल हम लक्ष्य 1.0 में हैं. अदरवाइज जहाँ तक मुझे याद है और जहाँ तक मेरे लास्ट ईयर की 2.0 के बच्चों को याद होगा कि मैम आप लक्ष्य 1.0 में रहेंगी, तो मैं यही कहती थी बेटा कि अर्जुना 1.0 की फैकल्टी लक्ष्य 1.0 में जाती है. अर्जुना 2.0 की लक्ष्य 2.0 में जाती है. ठीक है. तो मुझे सीरियसली एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे लक्ष्य 1.0 दिया जाएगा. बट आई थिंक बिकॉज ऑफ योर प्यार, जितनी आप लोगों ने डिमांड रखी है, प्यार रखा है, सच में मतलब थैंक यू सो मच दिल से. जिसकी वजह से मुझे इस साल लक्ष्य 1.0 मिला. और दूसरी चीज़ बेटा ये कि आप लोगों की माँ होने के साथ साथ मैं एक घर में शैतान बच्चे की भी माँ हूँ. और अ, मतलब उस के लिए तो मैं, मुझे लगता है मेरे पास शब्द ही नहीं है उस के लिए थैंक्स बोलने के लिए कि कितना आप लोग मेरे साथ एडजस्ट करते हो. ठीक है. आई नो कभी कभी शायद इरिटेटिंग भी हो जाता हो, बिकॉज मैं ही इरिटेट हो जाती हूँ यार उससे, जब मेरी क्लास के बीच में वो डिस्टर्ब करता है. तो आई एम श्योर आप लोगों के लिए थोड़ा इरिटेटिंग होता ही होगा कि मैम पढ़ा ही लो या बच्चा ही संभाल लो, है ना. तो आई अंडरस्टैंड यार. मतलब फिर भी आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो मुझे क्लास के दौरान, जब अ, वासु परेशान करता है या डिस्टर्ब करता है. आप लोग आई एम श्योर डिस्टर्ब होते भी होगे तो भी बोलते नहीं हो. आपको लगता होगा कि शायद मैम को बुरा लग जाएगा या शायद नहीं बोलो कुछ. बट जो भी है, अ, आपके एडजस्टमेंट की वजह से शायद से या इस कोऑपरेशन की वजह से शायद मैं क्लासेस ले पा रही हूँ पिछले 3.25 सालों में, है ना. तो थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए भी. मैं हमेशा इस चीज़ के लिए तो मैं सच में, मुझसे लोग पूछते भी हैं यार तुम्हारा जॉब सही है यार, मतलब कि बच्चा भी संभल जाता है, क्लास में भी तुम बच्चा संभाल लेती हो. तो मैं उनको कहती हूँ कि अ, इसके लिए मेरे बच्चे जिम्मेदार हैं. वो लोग शायद मुझसे इतना प्यार करते हैं. और तो वो इनडायरेक्टली वासु भाई हुआ आपका, है ना, तो शायद वो इस वजह से कॉपरेट इतना करते थे. मैं ये अपनी सोसाइटी में भी 2-4 लोग जो मेरे अच्छे सर्कल में हैं, वो लोग एक दो बार मुझे ऐसे इनडायरेक्टली मतलब ताना ही दे देते हैं, तुम्हारा जॉब सही है यार, मतलब बच्चा भी संभल जाता है, क्लास के बीच में तुम बच्चा संभाले. तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि यार वो मेरे बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे इतना कॉपरेट कर लेते हैं कि वो वासु को लेके कभी ऐसा उल्टा नहीं बोलते हैं. तो थैंक यू सो मच. यस. वासु भी खेल रहा है. आज तो वो दिखेगा ही नहीं घर में, उसके पापा हैं तो मेरे पास आएगा ही नहीं वो. यस. हाँ कल, अच्छा कल अपनी क्लास नहीं है. कल वाला जो वीक है, मतलब ये जो कमिंग वीक है, इसमें क्लास का एडजस्टमेंट हुआ है. शायद मोहन सर को कल और परसों वाली क्लास चाहिए थी, तो हम लोग इस वीक अब सैटरडे फ्राइडे सैटरडे क्लास लेंगे. यस. ओके. चल. थैंक यू सो मच बेटा. थैंक यू सो मच. और बस आप लोगों का इतना ही प्यार बनाए, अपना इतना ही मेरे लिए प्यार बनाए रखना. और सब्जेक्ट पे फोकस रखना. ठीक है. और इससे पहले आप कुछ बोलो, मैं बोल देती हूँ कि 360 आर्मी वालों, तुम लोगों ने भी मुझे ठीक है शुरू में, आई एम श्योर आप लोग क्योंकि नाटा सर से पढ़े तो डेफिनेटली थोड़ी दिक्कत आती है जब टीचर चेंज होता है. मेरे भी बच्चे अगर इस साल लक्ष्मण पॉइंट में नाटा सर आते तो उनको थोड़ा सा लगता कि हमें मैम चाहिए थी. तो आपको भी उसी तरह से आपकी डिमांड है कि आपको नाटा सर चाहिए थे. लेकिन बेटा बिलीव मी, सर अगर 1.0 में नहीं तो 2.0 में जरूर आएंगे. ठीक है. तो लास्ट ईयर भी काफी 1.0 के बच्चे 2.0 में पढ़ने आए थे. तो वैसे ही बेटा आप कर सकते हैं कि 1.0 से बाद में 2.0 में पढ़ सकते हैं नाटा सर से. ठीक है. लेक्चर नंबर बेटा 8 है क्योंकि आज संडे था,
तो इस वजह से पीपीटी मैं अलग से नहीं बनवा पाई, लेकिन हाँ इसमें आपको कंटेंट आपका मिल जाएगा। क्लास हम छोटी सी रखेंगे। डाउट्स आज पहले ही ले लें, डाउट्स बाद में ले लें। मैम यकीन लॉन्च में आपको बुला रहे हैं, मुझे क्यों बुला रहे हैं बेटा? मैं क्यों जाऊंगी वहां पे? यकीन 1.0 के लॉन्च में मतलब यकीन 1.0 में जूलॉजी स्काई सर पढ़ाएंगे, और स्काई सर भी बहुत बढ़िया है यार। मतलब मैं और स्काई सर तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। हम जब भी मिलते हैं तो हम बैच का ही डिस्कशन करते रहते कि मैडम मेरे बैच में बच्चे आपकी बुराई करते हैं। मैं सर मेरे बैच में बच्चे कहते हैं मैडम स्काई सर अच्छा नहीं पढ़ाते। मैंने कहा ये बच्चे किसी के सगे नहीं है इस मामले में तो मेरा और स्काई सर का बहुत हंसी मजाक चलता रहता है इन सब बातों को लेकर के। स्काई सर जितना अच्छा पढ़ाते हैं मैं भी उतना ही अच्छा पढ़ाती हूँ, या यूं कह लो कि मैं जितना अच्छा पढ़ाती हूँ स्काई सर भी उतना ही अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, बच्चों की डिमांड है बेटा। बच्चे तो ललित इसको हम बच्चों की डिमांड नहीं, बच्चों का प्यार बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको मैम एक बच्चा बोल रहा है मैम आपकी जिम्मेदारी है 360 दिलाना। बेटा मेरी जिम्मेदारी 180 दिलाना है, क्योंकि मैं सिर्फ जूलॉजी पढ़ाती हूँ और जूलॉजी में 180 मार्क्स का ही आता है। ठीक है ना। और बॉटनी टीचर की जिम्मेदारी है बॉटनी में 180 दिलाने की। नहाटा सर की 360 आर्मी आप बोल सकते हैं, क्योंकि सर जूलॉजी बॉटनी दोनों पढ़ाते हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट में वो एक ही चीज पढ़ाएंगे। ठीक है ना। चलो आगे 360 आर्मी फिर से, मतलब जरा सी हवा दे दो ऐसा तुल पकड़ती है। हाँ सब अच्छा पढ़ाते हैं, दैट इज इट। चलिए, तो हमारा गेमिटोजेनेसिस बेटा टॉपिक चल रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था शुक्र जनन किस तरीके से होता है, फिर हमने बात किया था शुक्राणु की संरचना पर। यस, वहां तक सबको क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दीजिए। मैंने ये भी कहा था कि जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो मैंने होमवर्क में आपको बोला था कि जो भी अब तक हमने पढ़ा है वो प्लीज रिवाइज करके आइएगा। यस, जो भी हमने अब तक पढ़ा है आप प्लीज उसको रिवाइज करके आइएगा। एंड बिलीव मी, जब तक आप लोग पिछला रिवाइज नहीं करेंगे नेक्स्ट आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर पिछले से रिलेटेड ही होता है। और मैं आपको बता दूं बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा चैप्टर जो बेटा है आपका, ये आपके अगले चैप्टर का आधार बनाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जनन स्वास्थ्य है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटा पूरा का पूरा इन्हीं इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे इन्हीं कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो उसके लिए भी आपको इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है। रिकैप करा देते जल्दी से एक। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु का निर्माण बेटा शुरू होता है जो आपकी शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, उस शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर कुछ जर्म कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये जो जर्म कोशिकाएं होती हैं इन्हीं को हम स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमोडियल जर्म सेल्स भी कहते हैं। ये आपकी 2n होती हैं, द्विगुणित होती हैं। ठीक है, ये जो बेटा आपकी स्पर्मेटोगोनियाज हैं इनके अंदर लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है। जो विभाजन होता है उसको बेटा हम समसूत्रीय विभाजन या माइटोसिस कहते हैं। समसूत्रीय विभाजन के चलते बेटा ये अपनी कोशिकाओं को गुणन करती रहती हैं, इसीलिए हम इसको गुणन अवस्था भी कह देते हैं। ठीक है, जब बेटा ये कोशिकाएं विभाजित करती हैं माइटोसिस या समसूत्रीय विभाजन के दौरान, तो उसमें कुछ कोशिकाएं जिनको हम टाइप ए बोलते हैं ये अभी भी गुणन करती रहती हैं, लेकिन जो अदर कोशिकाएं जो टाइप बी कोशिकाएं बेटा, ये टाइप बी कोशिकाएं वृद्धि अवस्था में चली जाती हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया गुणन करके कुछ स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि अवस्था में चले जाते हैं। वृद्धि अवस्था में जाने की वजह से उनका साइज बढ़ जाता है। एक बार इनका जब साइज बढ़ जाता है तो इनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह देते हैं, प्राथमिक शुक्रजनक कोशिकाएं कह देते हैं। ये प्राथमिक शुक्रजनक कोशिकाएं जो हैं ये भी 2n है, 2n है। क्यों? क्योंकि ये भी बेटा आपके समसूत्रीय विभाजन के दौरान बनी है। अब जो प्राथमिक शुक्रजनक कोशिकाएं हैं इनमें होता है आपका मियोसिस 1। मियोसिस 1 होने की वजह से जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बराबर कोशिकाएं बनती है जिनको हम बोलते हैं द्वितीयक शुक्रजनक कोशिकाएं या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने क्योंकि ये मियोसिस 1 के चलते बने होते हैं तो इनमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि n रह जाती है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं इनके अंदर होता है मियोसिस 2, और मियोसिस 2 पूरा होने के चलते जो कोशिकाएं बनती है उनको हम बोलते हैं शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड्स। ठीक है, तन्वी बोल रही है मैम सब हिंदी में बोला करिए। बेटा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलती हूँ। ठीक है बेटा, चलिए फिर बनते हैं आपके शुक्राणु प्रसू जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स भी आपके n होते हैं। अब ये जो आपके शुक्राणु प्रसू बने हैं इनसे शुक्राणु बनने यानी कि स्पर्म्स बनने की जो क्रिया होती है ये बेटा क्रिया को हम स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है मैडम जो टाइप ए कोशिकाएं होती हैं वो वृद्धि अवस्था में क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था कि
लगातार शुक्राणु बनते रहते हैं। और एक बार बता रही हूं बेटा, और एक बार बेटा जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, शुक्र जनन की जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसको बनने में लगभग 2 से 2.5 महीने लगते हैं। ठीक है, मैंने ये भी बताया था बेटा कि एक बार जो मेल्स स्खलन करते हैं यानी कि इजैकुलेशन करते हैं, उसमें लगभग लगभग 200 से 300 मिलियन यानी कि 20 से 30 करोड़ स्पर्म्स बाहर निकल जाते हैं। तो बेटा अगर टाइप ए टाइप बी दोनों ही आगे प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो बेटा जर्म सेल्स को मतलब इतने सारे शुक्राणु बनाने में दिक्कत होती है। इसीलिए वो बार बार डिवाइड करते हैं, उनमें से कुछ डिवाइड ही करते रहते हैं और कुछ वापस से आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड से स्पर्म्स बना लेते हैं। ठीक है, तो शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी प्रक्रिया शुक्राणु बनने की, शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस शुक्राणु प्रसूत से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, और तीसरा आ गया बेटा आपका स्पर्मिएशन, जिसको एनसीईआरटी वीरिसेचन लिखती है पर एक्चुअल में वीरिसेचन नहीं होता है। ठीक है, मैचुरेशन फेज क्या होता है कान्हा, ये जो आपका गुणन हो गया, आपका वृद्धि अवस्था हो गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर के आगे जो आपके शुक्राणु बन रहे हैं, इसको हम मैचुरेशन फेज बोल देते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा बेटा मैंने आपको बताया वीरिसेचन। वीरिसेचन क्या होता है बेटा, ये जो शुक्राणु आपके बने हैं, ये शुक्राणु बनते ही सर्टोली कोशिकाओं के अंदर इनका शीर्ष जो होता है वो धंस जाता है। सर्टोली कोशिकाएं इनको पोषण प्रदान करती हैं, सर्टोली कोशिकाएं इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं और फिर बेटा शुक्रजनक नलिकाओं से बाहर निकाल देती हैं। इसी प्रक्रिया को हम स्पर्मिएशन या वीरिसेचन कहते हैं। यहां तक सबको क्लियर था? यहां तक सबको क्लियर था? यस, कोई दिक्कत? हाँ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी। एक्रोसोम में कौन से एंजाइम्स होते हैं शिवकेश? वैसे तो मैं आगे बताती, लेकिन आपने पूछ लिए हैं बेटा, तो यहाँ पे वो एंजाइम्स होते हैं जो कि अंडाणु को निषेचन करने में मदद करते हैं। ठीक है, या अंडाणु के अंदर जाने में मदद करते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि अंडाणु के कुछ आवरण होते हैं, जहां से इस साल क्वेश्चन भी आया 2025 में, कि अंडाणु के जो आवरण होते हैं, इससे सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा होता है, तो उस कोरोना रेडिएटा को धस में जाने के लिए कोरोना पेनिट्रेटिंग नाम का एक एंजाइम होता है। फिर जोना पेलुसिडा होती है, जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए जोना लाइसिन नाम के एंजाइम्स होते हैं। फिर आपके हाइलुरोनिक एसिड से कोशिकाएं चिपकी रहती हैं, उनको दूर करने के लिए हाइलुरोनिडेज नाम के कुछ एंजाइम्स होते हैं। एसिड और एल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम के कुछ एंजाइम्स होते हैं। स्पर्मिएशन और इंसेमिनेशन में क्या अंतर है बेटा? स्पर्मिएशन और इंसेमिनेशन, अभी हमने स्पर्मिएशन तो पढ़ लिया है, सर्टोली कोशिकाओं से रिलीज होना। ठीक है, इंसेमिनेशन बेटा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, चल आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नेबन कण क्या होता है? नेबन कण बेटा मैंने आपको बताया था कि शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है, जिसमें इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली रिंग के रूप में अरेंज रहते हैं, इस रिंग के रूप में अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को ही हम नेबन कण बोल देते हैं। तो नेबन कण क्या है? नेबन कण सूत्र कणिकाओं का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, आपकी सूत्र कणिकाएं जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, उसका जो स्पाइरल अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को बेटा हम नेबन कण के नाम से जानते हैं। ठीक है मैम, पीवाईक्यूज जरूरी है और कितने साल के? पंकज, आपके पीवाईक्यूज जो है बेटा 2013 से लेकर अभी तक के जरूरी है। हाँ लवी यादव, चलो अब हम आगे बढ़े बेटा। आज की हेडिंग डालिएगा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बच्चा पूछ रहा था अभी ये चैप्टर खत्म होने में कितना टाइम और लगेगा। आज कितना, लेक्चर नंबर 8 है ना? oogenesis में लग जाएगी एक क्लास, मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक क्लास, इंसेमिनेशन फर्टिलाइजेशन की एक क्लास, फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक क्लास। अभी मतलब ये मान लो कि अभी आपको 5 लेक्चर तो मिनिमम अभी और लगेंगे। ठीक है ना? चलो सो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा शुक्र जनन का हार्मोन नियमन, इसे हम बोलेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ,
क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें मैम, प्लीज बताइए। बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास मॉड्यूल है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बायो में मैं मेरे बच्चों को प्रेफर करवा देती हूँ MTG NCERT एट फिंगर टिप्स नाम की एक बुक आती है, हिंदी माध्यम में भी आती है और बायो की अलग आती है। जब आप उसको खरीदते हैं, एक आती है MTG की 37 साल वाले क्वेश्चंस, वो नहीं लेना है बेटा। MTG NCERT एट योर फिंगर टिप्स करके एक बुक आती है, NCERT एट फिंगर टिप्स, हिंदी माध्यम, ठीक है। इसकी आप ये एक बुक ले सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बाकी बेटा DPPs हम आपको देंगे, इस चैप्टर में आपको 12 DPPs मिलेंगी, ठीक है। अभी तक मुझे नहीं पता 3 4 5 कितनी, 4 आ चुकी हैं शायद से ना। फीमेल में भी होती है ग्रीवा। बेटा ग्रीवा का मतलब गर्दन होता है, ठीक है। ग्रीवा का मतलब गर्दन होता है, तो स्पर्म में भी गर्दन वाला एक पार्ट हो गया जिसको हम ग्रीवा बोल देते हैं। इसके अलावा बेटा हमारी भी एक गर्दन वाला जो पार्ट है इसको हम ग्रीवा बोल देते हैं। इसके अंदर जो आपकी वर्टिब्री कशेरुकियां हैं उनको हम ग्रीवा कशेरुकी बोल देते हैं। बाकी मेल्स फीमेल्स के केस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो सर्विक्स को हम ग्रीवा बोल देते हैं। ऐसे शब्दों में मत। 4 DPPs आ चुकी है ना, ठीक है। 8 और आएंगी जहां तक मुझे याद है, ठीक है। चलिए, तो शुक्र जनन का हम हार्मोन नियमन देखेंगे। इसकी शुरुआत होती है बेटा कहां से, इसकी शुरुआत होती है आपके हाइपोथैलेमस से। एक हार्मोन आता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है GnRH, ठीक है। हार्मोन का नाम क्या है बेटा, GnRH। GnRH का मतलब होता है, आप लास्ट ईयर के बच्चे हैं जिनको, उनको तो पता ही होगा, पता जिन्होंने 11th पढ़ा है। गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन मोचक हार्मोन, याद आ रहा है? सुना सुना लग रहा है कि सूना सूना लग रहा है? यस राइट विशाल, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। विदलन क्या होता है बेटा, अभी पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। हेडिंग बताई थी लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 1 में, आगे हम पढ़ेंगे। क्या होता है बेटा, GnRH जब आता है तो ये हाइपोथैलेमस से निकल करके अग्रपीयूष ग्रंथि में जाता है। कहाँ जाता है, अग्रपीयूष ग्रंथि पर जाता है। और अग्रपीयूष ग्रंथि से बोलता है कि ऐसा है, आप गोनाडोट्रोपिन्स निकालिए, ठीक है। नाम ही है इसका गोनाडोट्रोपिन मोचक हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो गोनाडोट्रोपिन्स को मोचक यानी कि रिलीज करवाएगा, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन्स क्या है, यस नरेंद्र राठौर, LH और FSH नहीं, अभी ऑन रहने दो बेटा। तो जो गोनाडोट्रोपिन यहाँ पे रिलीज होते हैं, एक हो गया बेटा आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में इसको हम बोलते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। और दूसरा बेटा यहां से निकलता है LH, इसको हम ICSH के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग क्या करूं, और इधर करूं, दूसरा निकलता है LH या ICSH, इसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। हिंदी में एक बार ये बता दो क्या पढ़ा रहे हो, ये पढ़ा रही हो,
ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। ये लिखिए, फिर आगे हम बात करेंगे। अब नाम ही है इसका अंतराली कोशिका, तो ये किस पे जाके काम करेगा भाई? ये काम करेगा जाकर के आपकी अंतराली कोशिकाओं पर, और एफएसएच काम करता है आपकी सर्टोली कोशिकाओं पर। ठीक है, ये काम करेगा आपकी सर्टोली कोशिकाओं पर, और ये काम करेगा जाकर के आपकी लेडिक या अंतराली कोशिकाओं पर। हार्मोन क्या होते हैं, पढ़ा है ना हमने लास्ट ईयर? हार्मोन संदेश वाहक का काम करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश लेकर के जाते हैं, है ना? यही पढ़ा था हमने? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था मैडम, ऐसे ही कुछ था। सुना सुना कि सुना सुना? ये लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके। जीएनआरएच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओह माय गॉड, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही बोलते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हार्मोन को शॉर्ट में एचओआर लिख दूं, डॉट। चलिए, ये लिखिएगा बेटा। कलर देखिए, व्हाइट है, मेटेलिक व्हाइट है। देख लिया ऊपर वाला, के बाद दो ये व्हाइट है। नहीं, ये नहीं, ऑफ व्हाइट जैसा आपने फ्रॉस्टी व्हाइट है ये। ठीक है, ठीक है। के बाद एक ये व्हाइट है, एस व्हाइट। देखिए, व्हाइट है, न्यू फ्रॉस्टी व्हाइट। देख के समझ में आता है यार, आप हो ना? और तो देख लो। अभी नहीं, डन। लिख लिया? चलो, अब आगे क्या होता है देखो। सर्टोली कोशिकाओं और लेडिक सेल से भी कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, सर्टोली, अच्छा पहले लेडिक सेल से निकलते हैं एंड्रोजेंस। लेडिक सेल से क्या निकलते हैं बेटा? यहां से निकलते हैं आपके एंड्रोजन। एंड्रोजेंस क्या होते हैं आपके? एंड्रोजेंस क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, नर जनन हार्मोन्स के समूह को मिला करके बेटा हम एंड्रोजेंस कह देते हैं। ठीक है, जो भी नर जनन हार्मोन होते हैं, उन कई सारे हार्मोन्स हैं, और उन्हीं हार्मोन्स के समूह को मिला करके हम एंड्रोजेंस बोल देते हैं। थोड़ा थिक कर दूं इसको, क्या बोल देते हैं? एंड्रोजेंस। और इन्हीं एंड्रोजेंस में जो प्रमुख एंड्रोजन है बेटा, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, ये वही टेस्टोस्टेरोन है जो आदमी को आदमी बनाता है। आदमी के क्या लक्षण है? ठीक है,
आदमी में दाढ़ी मूछों का आना, ठीक है। इसके अलावा शोल्डर्स का ब्रॉड होना, मसल्स थोड़े ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, मसल फॉर्मेशन, मतलब मेल से मसल्स थोड़े ज्यादा कंपैरेटिवली होते हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। मसल बिल्डिंग करवाते हैं, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेल्स के अंदर शुक्राणु तो ये बनवा ही रहे हैं। इसके अलावा मेल्स में जो आक्रामकता है, ठीक है, उनमें जो एग्रेसिवनेस है, वो इसी की वजह से होती है, ठीक है। और इसको मैंने आपको समझाया था, पहले भी समझा चुकी हूँ, क्लास 11th में भी समझाया था कि सांड और बैल में क्या अंतर है। बैल तुम्हारे हिसाब से इसलिए चलता है बिकॉज उसमें वृषण निकाल देते हैं, कैस्ट्रेशन करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से वृषण निकल जाता है, टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा, ठीक है। तो वो तुम्हारी बात सुन लेगा, सांड नहीं सुनता, ठीक है, क्योंकि उसके पास वृषण है, उसके पास टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, वो टेस्टोस्टेरोन उसको आक्रामक बनाता है, ठीक है। एक बच्ची पूछ रही तंजिम कि मैम सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं। बेटा आपने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जाकर के लेक्चर नंबर 2 और 3 देख करके आइए, ठीक है। चलो आगे बेटा, सर्टोली कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन बाइंडिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? बाइंडिंग प्रोटीन, ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंड मतलब बंधना, ठीक है ना। तो आक्रामकता क्या होता है करिश्मा? आक्रामकता है जल्दी गुस्सा आना, यही होता है ना आक्रामकता, ठीक है। तो यहां से निकलता है बेटा सर्टोली कोशिकाओं से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और यहां लेडिक सेल से निकल रहा है एंड्रोजन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन वो प्रोटीन है जिससे कि जाकर के आपके ये एंड्रोजन्स जुड़ेंगे, समझे कि नहीं? 38 इयर्स नहीं करना है अनुष्का। तो एंड्रोजन्स जाकर के किससे जुड़ते हैं? आपके एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से। बंधन बोलेंगे हम इसको, है ना। आ जाओ बंधन लिख दें, एंड्रोजन जगह का बड़ा इशू रहता है यार हमारे पास तो। एंड्रोजन बंधन प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं ABP, ठीक है। इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से कौन आके जुड़ता है? एंड्रोजन्स जुड़ते हैं, और तब जाकर के बेटा आपकी क्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्र जनन की, ठीक है। तो इतनी मेहनत लग रही है बॉडी के अंदर, इतने हार्मोन्स खेल रहे हैं, तब जाकर के स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं। साथ ही साथ बेटा पहले ये लिख लो फिर आगे बताती हूँ। हाँ जी, हिंदी में MR सर को ला सकते हो आप सब प्लीज। बेटा यार इसमें तो MR सर ही कुछ कर सकते हैं, हम क्या करेंगे बेटा। ये लिखो जल्दी से, डन। NCERT नहीं लिया हूँ, ये हीरो हीरो लिख रहे हैं। अभी देखो आज मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, वो बेचारा बुक स्टोर पे खड़ा था, है ना, बुक लेने गया था। तो उसने मुझे बोला मैम मैं यकीन 1.0 का बच्चा बोल रहा हूँ, मैं आपका बच्चा बोल रहा हूँ, और यकीन 1.0 का। और मैम मैं लास्ट ईयर मैम मैंने नीट का पेपर दिया था, मेरा मैम सिलेक्शन तो इस साल नहीं हो रहा है, मैंने कुछ गलतियाँ की थी, मैं मैम अभी बुक लेने आया हूँ, तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मैम मैं बायो की न्यू NCERT लूँ या ओल्ड NCERT लूँ। तो ठीक है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत बच्चों का नहीं होता है पहली साल में, ठीक है। पर उसने जो बोला कि मैम NCERT लेना, भाई सिलेक्शन नहीं होने का एक रीजन ये है कि लास्ट ईयर आपने NCERT भी नहीं खरीदी, ठीक है। तो हीरो जी सब कुछ ठीक है, पर NCERT नहीं लेने में कोई हीरोगिरी नहीं है, बिलीव मी, भरोसा करो मुझ पे।
एनसीईआरटी लेने में हीरोगिरी हो सकती है भाई। हाँ, फिंगर टिप्स कितना मिलती है? 800-900 की मिल जाती है यार, सिर्फ बायो की। बाकी सब्जेक्ट का बाकी टीचर्स से पूछना, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। समझ में आया? यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं बेटा, कि यहीं से एक और हार्मोन निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिसका नाम है इनिबिन। तो इन्हीं सर्टोली कोशिकाओं से एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इनहिबिन। अच्छा, नाम है इनहिबिन। इनहिबिन का मतलब होता है इनहिबिट करना, है ना। इनहिबिन, इनहिबिन मतलब इनहिबिट करना, इनहिबिट करना मतलब रोकना। ये जो इनहिबिन होता है बेटा, ये इनहिबिन जो होता है, इसका काम है इनहिबिट करना, रोकना। ये इनहिबिन जाकर के आपके एफएसएच के स्राव को माइनस मतलब कि रोकता है। साथ ही साथ बेटा ये आपके हाइपोथैलेमस से भी बोलता है कि जीएनआरएच मत निकालो प्लीज, ठीक है। तो एक बार जब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्राणु निर्माण पूरे बनने, मतलब जो प्रक्रिया शुरू हुई है वहां से शुक्राणु बनने की जो पूरी प्रोसेस है, इसको लगभग 65 से 75 दिन लगते हैं, ठीक है, लगभग 2 से 2.5 महीने लगती है। तो जब एक बार ये बनना शुरू हो जाता है, तो सर्टोली कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है इनिबिन, जो कि अग्रपीयूष ग्रंथि से एफएसएच के स्राव को रोकता है, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस को बोलता है कि भैया तुम भी जीएनआरएच के स्राव को रोक दो, क्योंकि जो पहले हार्मोन आया अभी हम उसकी मदद से शुक्राणु बना रहे हैं। तो जब तक शुक्राणु बन रहे हैं तब तक और जीएनआरएच और एफएसएच को रोक दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। मॉड्यूल लेना जरूरी है, प्लीज टेल मी। अगर आपके पास और किताबें हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो आप मॉड्यूल स्किप कर सकते हैं, पर अगर कुछ भी नहीं है तो बेटा मॉड्यूल जरूर लो, ऐसा। डन? हाँ जी, हाँ जी, यस, क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ, उस बच्चे ने मुझसे इसीलिए फोन किया था ओल्ड लेने की न्यू, तो मैंने कहा बायो में आप न्यू ले लो। रीजन बीइंग कि बायोटेक में एक टॉपिक ऐड हुआ है, वो स्ट्रेटजीज से निकाल करके, तो पुरानी एनसीईआरटी में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम स्ट्रेटजीज में कहाँ कहाँ से पढ़ लें, है ना। और अब कॉकरोच से भी 2 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो कॉकरोच भी अब नहीं ही पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे भी तो मैम के नोट्स में इतना मिल जाएगा। तो इसलिए न्यू एनसीईआरटी लेने का कोई सेंस नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी लेने का कोई सेंस नहीं है, आप न्यू एनसीईआरटी लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़े एक बार, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस कौन कौन से हार्मोन्स के रेगुलेशन में कैसे कैसे होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि आपके फोर ब्रेन में, थैलेमस की जमीन को हम फ्लोर को कहते हैं। हाइपोथैलेमस से कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, ज्यादातर रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करते हैं। अब ये चीज बेटा वैसे तो आपको क्लास 11th के केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाई गई है। अगर आपको वहां से रिवाइज करना है वहां से कर सकते हैं, अदरवाइज जो अपना ब्रिज कोर्स की जूलॉजी की क्लास हुई थी उसमें भी मैंने इसके बारे में पढ़ाया है, तो आप ब्रिज कोर्स की क्लास भी जाकर के अटेंड कर सकते हैं। यस, तो हमने क्या देखा कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका काम है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाना। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा भैया गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज होंगे। कौन कौन से गोनाडोट्रोपिन रिलीज होंगे? एक आपका एफएसएच विच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा आपका एलएच जिसको हम आईसीएसएच भी बोलते हैं केवल मेल्स के केस में, विच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एफएसएच क्या करता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं उनको जाकर के स्टिमुलेट करता है कि भैया निकालो क्या, एबीपी। एबीपी क्या है आपका? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स रिलीज करता है जिनसे एलएच ने जो आपके लेडिक सेल्स पे काम करके एंड्रोजन्स रिलीज करवाए हैं, ये प्रोटीन्स बेटा, या इन प्रोटीन से जाकर के ये एंड्रोजन्स आपके जुड़ते हैं। जब ये एंड्रोजन्स जाकर के इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ते हैं,
जो कि सर्टोली सेल्स रिलीज हो रहे हैं, तब जाकर के बेटा स्पर्म्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है एंड द इंटायर प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्रजनन कहते हैं। क्लियर हुआ? साथ ही साथ जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, इसी सर्टोली सेल से एक और हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं इनहिबिन। इनहिबिन शब्दों का मतलब समझो, इनहिबिन मतलब इनहिबिट करना, रोकना। तो इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिन आपके एंटीरियर, निगेटिव का मतलब है माइनस, ठीक है, माइनस, माइनस का मतलब है आपका रोकना, ठीक है, प्लस का मतलब होता है निकालना। तो निगेटिव मतलब ये इनहिबिन जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच के सीक्रेशन को रोकता है, और ये जाकर के बेटा आपके हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच के सीक्रेशन को रोकता है। कि बस अभी रुक जाओ, अभी चालू हो गया है। जब ये रुक जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी एक साइकिल खत्म हो जाएगी, फिर आप दोबारा से निकलना शुरू हो जाना। समझे या नहीं? मैम एमटीजी, एमटीटी नहीं है बेटा शहजेब गौर, इट्स एमटीजी। मैं जरूरी है कभी नहीं बोलती हूँ, ठीक है, जरूरी तो कुछ भी नहीं है, जरूरी तो नीट निकालना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि नीट के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जरूरी है सब एमबीबीएस डॉक्टर ही करें, मतलब डॉक्टर ही बने? कोई बीडीएस डॉक्टर बन सकता है, कोई बीएमएस बन सकता है, कोई यूनानी बन सकता है, बीएचएमएस बन सकता है, कोई एमएससी बायोटेक करके बहुत कुछ कर सकता है, कोई रिसर्च में जा सकता है, देयर इज अ लॉट टू डू, ठीक है। तो जरूरी तो नीट निकालना भी नहीं है, कोई नर्सिंग कर सकता है, जरूरी कुछ भी नहीं है बेटा गौर साहब, जरूरी इज नथिंग। आपको जो मन है, मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस बताती हूँ कि ये अरिहंत में बहुत गलतियां हैं, अंत्यशाम आई वुड से कि अरिहंत में गलतियां बहुत हैं, ठीक है। तो अगर आप करते हैं, उस बुक को लगाते हैं, तो बस उसमें अगर कोई गलत आंसर दिया तो उसके पीछे अपना कंसेप्ट मत हिला लेना कि नहीं नहीं शायद मैडम ने गलत पढ़ाया होगा, ऐसा मत कर लेना। शायद एनसीईआरटी में गलत लिखा होगा क्योंकि अरिहंत में आंसर दिया हुआ है, बस वो मत कर लेना। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप अरिहंत से क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो आप अगर वहां पे आपको कोई क्वेश्चन का आंसर गलत मिले, तो पहले आप एनसीईआरटी और मैम के नोट से चेक कर लीजिएगा। इफ इट इज ओके तो वो सही है जो मैम ने पढ़ा है, जो वहां पे आंसर दिया है वो बुक में गलत हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं अरिहंत पर्सनली कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। मैम रिसर्च में कैसे जा सकते हैं? बेटा रिसर्च में जाने के लिए आप नीट के अलावा एक केवीपीवाई का एग्जाम होता है, आप केवीपीवाई का एग्जाम देते हैं। मेरी एक बच्ची है जयपुर की, खुशबू यादव करके, वो हो गई है, उसने नीट भी निकाला था मेरे कहने पर उसका एक्चुअल में मन रिसर्च का था, तो उसने नीट निकाल के मुझे दिखा दिया, देखो मैडम मैंने कर लिया है, अब मुझे मत बोलना कि मैं डॉक्टर ही बनूं, आपके कहने पे मैंने दे दिया है है ना, लेकिन अब मैं जा रही हूँ रिसर्च में। एंड केवीपीवाई में उसकी ऑल इंडिया रैंक 910 थी। चलिए डन। अब इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी क्या कहती है? तो एनसीईआरटी कहती है बेटा कि शुक्रजनन प्रक्रिया किशोरावस्था से शुरू होने लगती है, बताया था मैंने। फीमेल्स के केस में अंडजनन आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेल्स के केस में शुक्रजनन हमने प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में, तब बताया था कि मेल्स के केस में 11-12 साल जब प्यूबर्टी या 12-13 साल जब प्यूबर्टी आती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि इस दौरान होता क्या है बेटा, इस दौरान गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्राव में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, ठीक है, जो कि बेटा हाइपोथैलेमस से निकलता है, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण अग्र पीयूष ग्रंथि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर ये काम करता है, और वहां से 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकालता है। एक हो गया आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एलएच, दूसरा हो गया बेटा आपका पोटिका प्रेरक हार्मोन या उद्दीपक हार्मोन जिसे हम बोल देते हैं एफएसएच, ठीक है। एलएच क्या करता है बेटा, ये आपकी लेडिक सेल्स पर काम करता है और वहां से एंड्रोजन्स का संश्लेषण और स्राव करवाता है, ठीक है। जबकि आपके जो एंड्रोजन्स निकले हैं बेटा, ये शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं। कैसे करते हैं? एफएसएच जो कि सर्टोली कोशिकाओं पर काम करता है, वहां से कुछ घटक निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है बेटा? यहां से कुछ घटक, इन घटकों को हमने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बोल दिया है,
एनसीईआरटी में जो भी मैं हाईलाइट करवा रही हूँ आपको भी सिर्फ हाईलाइट करना है, आपको इनको अपने नोट्स में नहीं लिखना है, ठीक है ना। और ये मिलकर के बेटा श्रावण को उद्दीपित करते हैं, जो कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। क्लियर है सबको? अब अंड जनन में आज नहीं पढ़ाऊंगी, oogenesis हम कल करेंगे बेटा, ठीक है। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, 3 घंटे का ड्राइव करना है यार, बहुत हालत खराब हो जाती है। तो होमवर्क में आज आपको रिवीजन करना है लेक्चर 1 से लेकर के 8 तक, ठीक है। आप चाहे नोट से रिवाइज करिए या आप लेक्चर देख करके रिवाइज करिए, बस आप रिवाइज करिए। प्लस आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे, जहां तक अभी अपना हो गया है वहां तक की एनसीईआरटी को बेटा आप रीड करेंगे। ये आज का होमवर्क है। डाउट्स देख लेते हैं हम आपके कुछ, कोई बड़ी बात नहीं, डाउट्स तो देख सकते। रिसेंट 2.0 अलग से परचेस करना होता है क्या यशी? अगर आपने इन्फिनिटी या प्रो वगैरह लिया हुआ है तो आगे के सारे ही वर्जन आपके लिए फ्री हो जाते हैं, ठीक है। और दिवाली के आसपास कुछ ऐसे ऑफर्स निकलते हैं जिसमें काफी बैचेस आपको मिल जाते हैं। एलएच सेल्स केवल एंड्रोजन सिंथेसाइज करता है या कुछ और भी? नहीं, एलएच केवल बेटा एंड्रोजन्स को सिंथेसाइज करके रिलीज करवाता है, ठीक है। I look very dangerous during my periods. I feel very dirty from inside. So what should I do? Sarita, look very dangerous is like उस टाइम पे मूड स्विंग्स होते हैं बहुत, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, या हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं कहेंगे हम उसको, हार्मोनल चेंजेस कहेंगे, ठीक है ना। मूड स्विंग्स उस टाइम पर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। चिड़चिड़ापन होना वो सब बहुत कॉमन है, ठीक है। क्या करना चाहिए? तो आप उस टाइम पे सबसे दूरी बनाए रखो, अकेले रहो, बेस्ट। एम्पुला क्या होता है बेटा? एम्पुला इज दी पार्ट, जो आपकी फेलोपियन नलिका होती है उसका सबसे फूला हुआ पार्ट इज एम्पुला। डायग्राम में जाकर देखा करो ना। नहीं मैडम, सब कुछ आप ही बताओ, हम क्यों मेहनत करें 4 बार नोट्स देखने की। एफएसएच और एलएच आईसीएसएच को वापस रिपीट प्लीज। लोकेंद्र, अभी मैंने बताया बेटा, दोबारा भी रिपीट कर दिया और एनसीईआरटी पढ़ा दी, तो आई होप ये आपका पहले का डाउट हो, है ना। 30 ले ली है। अनस क्यों ली है बेटा? मैं हमेशा मना करती हूँ, 38 साल के क्वेश्चन करने का कोई सेंस नहीं है। बिकॉज 2013 से पहले बेटा इतना डिटेल पढ़ाया जाता था, इनफैक्ट 2019 से पहले हम इतना डिटेल पढ़ाते थे। केवल एनिमल किंगडम चैप्टर 2.5 महीने चला करता था, 2.5 महीने, कैन यू बिलीव? एनिमल किंगडम हम 2.5 महीने पढ़ाया करते थे, इतना डिटेल पढ़ाते थे 2019 से पहले। बट 2019 ऑनवर्ड्स क्योंकि आपका एनसीईआरटी स्टक हो गया सिलेबस बिल्कुल, तो हमने बहुत कम कर दिया बेटा पढ़ाना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि 2013 से पहले के क्वेश्चंस बिल्कुल मत करो। उसका एक रीजन ये भी है बेटा कि जब आप पहले के पेपर क्वेश्चंस करते हैं तो उन किताबों में, नीट तो बेटा 2013 से ही शुरू है ना, 2013 से पहले तो आपका ऑल इंडिया पीएमटी होता था, सारे स्टेट के अलग अलग पीएमटीज होते थे, बीएचयू, एएमयू, एम्स, जिपमर, वर्धा, ये बहुत सारे अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हुआ करते थे, ठीक है ना। और उन सबके सिलेबस में बहुत डिटेल, जैसे यूपी सीपीएमटी जो होता था उसमें खरगोश भी पूछा जाता था, ठीक है। किसी और स्टेट के पीएमटी में चूहा भी पूछा जाता था। तो उस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बेटा अब हम नहीं पढ़ाते, हम वो टॉपिक्स ही नहीं पढ़ाते हैं। और इनफैक्ट हमारे टाइम की, मैंने 2007 में दिया था ऑल इंडिया पीएमटी, है ना, और एमपीपीएमटी, तो हमारे टाइम के आप सिलेबस को आज से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट आधा ही मान लो तुम, ठीक है। चैप्टर बेशक वही है पर कंसेप्ट बहुत कंसाइज कर दिए गए हैं, ठीक है। इसलिए बेटा मैं पर्सनली कभी सजेस्ट नहीं करती अनस कि आप 2013 से पहले के पेपर्स करें। तो अगर आप कर रहे हैं बेटा, उस किताब से लगा रहे हैं और आपसे 2013 से पहले के क्वेश्चंस बन जा रहे तो वेल एंड गुड है, नहीं बन रहे तो उनकी वजह से आप पैनिक नहीं होना कि हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया, हमें ये नहीं आता है। नहीं आएगा, नहीं पढ़ाया गया है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है बेटा। अनस ओके। मैं उस टाइम में एमपी में थी, मेरा 10th और 12th एमपी, मतलब एमपी में हुआ है ना, अजमेर रीजन में, ऑल्दो हम सीबीएसई वाले हैं, लेकिन तो पापा वॉज इन आर्मी ना, तो डोमिसाइल ऐसा होता है, आप जहाँ से आपने 10th किया होता है आप उस स्टेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो मैंने एमपीपीएमटी उस टाइम पे दिया था, ठीक है। रिसर्च में क्या होता है? रिसर्च में बहुत कुछ है मैम, सीयूईटी की तैयारी कर रहा हूँ तो किस बैच से हो सकती है? सीयूईटी भी आपका यही है, सिलेबस तो वही है, या तो आप बोर्ड्स वाला से ले लो या फिर यहाँ से ले लो, नीट से ले लो। अलग से भी वैसे सीयूईटी के बैच आते हैं, मुझे उसका पता नहीं है पर आते हैं। बॉटनिस्ट कैसे बने? बॉटनिस्ट बनना है बेटा तो आपको बीएससी में बॉटनी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, एमएससी बॉटनी में करना पड़ेगा, वहां से आप उधर आगे बढ़ सकते हैं। एलएचएल्स केवल, हाँ ठीक है। केवीपी व रिसर्च कौन से फील्ड में जाना होता है इसमें? रिसर्च इज आप पुणे में आइसर, और एक आइसर है और एक और कॉलेज है,
ये रिसर्च के लिए इंडिया के बेस्ट टॉप कॉलेजेस में आते हैं। तो खुशबू तो उन्हीं में गई है यार, इसलिए मुझे पता है। थोड़ा इस पे तुम रिसर्च करो ना, मेरे को क्या लगा देते हो तुम लोग रिसर्च के लिए। मैडम हमें रिसर्च में जाना है और इस पर रिसर्च आप करो, भाग यहाँ से। चलो, नर्सिंग केवल लड़की ही क्यों करती है, लड़के भी कर सकते हैं डॉक्टर जी, लड़के भी कर सकते हैं नर्सिंग, नो डाउट करते हैं। लेकिन आर्मी में अगर आपको नर्सिंग करना है ना, आर्मी नर्सिंग में केवल वो लड़कियों को लेते हैं। रीजन बीइंग कि शायद लड़कियां ज्यादा केयरिंग होती है व्हेन कंपेयर टू मेल्स। ऐसा कुछ नहीं है, खैर ऐसा कुछ नहीं है, है बस नर्सिंग लड़के भी करते हैं ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस में स्पेशली आर्मी में जो नर्सिंग है वो लड़कियों के लिए कंफर्म की, मतलब रिजर्व की हुई है, वहाँ पे लड़के नहीं है। लेकिन ये है कि आर्मी में डॉक्टर्स के लिए है। सोचो 125 सीटें थी एफएमसी में, अब मुझे नहीं पता कितनी है, तो 125 में 100 सीटें लड़कों की है, 25 लड़कियों के लिए है ना, एमबीबीएस के लिए, एफएमसी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। लेकिन आर्मी में नर्सिंग के लिए 100% सिर्फ लड़कियों के लिए है। हाँ, लेकिन बाकी बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे लड़कियां भी कर रही हैं और लड़के भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लड़कियां केवल मतलब नर्सिंग केवल लड़कियों के लिए होती है, ऐसा नहीं है, तो लड़कों के लिए भी होती है। बट हाँ, कुछ कॉलेजेस हैं जो सिलेक्टिवली केवल लड़कियों को ही अलाउ करते हैं। स्क्रीन बीच बीच में ग्रीन हो रही है, मैं भी सामने देख रही हूँ। चलो, सिक्रीशन मतलब स्राव होता है, यस, वृद्धि हार्मोन पर नियंत्रण करता है। हाँ संदेश, वृद्धि हार्मोन पर जो नियंत्रण करता है वो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, सोमैटोस्टैटिन। फिर उसका इनहिबिटिंग हार्मोन आता है सोमैटोक्राइनिन और सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोक्राइनिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वृद्धि हार्मोन का, और सोमैटोस्टैटिन वृद्धि हार्मोन का इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। ठीक है मैम, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन किसे कहेंगे? बेटा गोनाडोट्रोपिन आपके एलएच और एफएसएच है। गोनाडोट्रोपिन उनको कहते हैं जो गोनाड्स पर काम करते हैं। गोनाड्स आपके वृषण पे काम कर रहे हैं, या फीमेल्स के केस में अंडाशय पे काम कर रहे हैं, उनको हम बेटा गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं। तो गोनाडोट्रोपिन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो गोनाड्स पर काम करते हैं। गोनाड्स मतलब आपके वृषण और अंडाशय। तो आज के लिए इतना ही बेटा, है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, ठीक है। मॉड्यूल से बेटा अभी मेरे पास मॉड्यूल एक्चुअली इस साल के आए नहीं है। मैं बोलती हूँ क्यों नहीं आया, पिछली बार तो आ गए थे। मॉड्यूल आने के बाद ही मैं उसमें से होमवर्क दे सकती हूँ ना। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।